ये कहानी शहंशाह जिन्नात और एक मामूली सी मोटी काली लड़की की है। वह जिन उस काली लड़की पर आशिक हो गया। आखिर उस लड़की में ऐसा क्या था कि जिन ने उसके लिए अपना कबीला और अपनी सल्तनत छोड़ दी? क्या आखिर में वो दोनों एक हो गए या फिर उनकी मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह गई? सच जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। मेरा नाम मुस्कान है। मैं काली और मोटी थी। मेरे मोटापे और काले रंग की वजह से हर कोई मुझसे नफरत करता था। यहां तक कि मेरे घर वाले भी मुझसे बुरा सलूक करते थे। एक दिन फूफो जान ने हम सब लोगों को दावत पर बुलाया था, लेकिन मेरी अम्मा मुझे अपने साथ ले जाने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी, और वजह मेरा काला रंग और मेरा मोटापा था। खानदान के सब लोग ही मेरी बदसूरती का मजाक बनाते थे। मैंने अम्मा की मिन्नतें की तो मुझे अपने साथ ले गई। दावत पर कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। मैं कोने वाली कुर्सी पर अकेली ही बैठी हुई थी। मेरी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। फूफो ने मुझे देखा तो मेरा मजाक बनाने लगी। वो मुझे बहुत ही कड़वी बातें कह रही थी। मेरा दिल दुखने लगा था। मैं जल्दी से उठकर सहन में आ गई और वहां पर जाकर मैं रोने लगी थी। मैंने पतला होने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुझे भी कभी कभार अपने आप से नफरत महसूस होती थी। मेरी फूफो का घर बहुत बड़ा था और उनका सहन भी बहुत खुला था। वहां पर बहुत से पेड़ भी लगे हुए थे। मेरी फूफो के घर एक 40 साल पुराना बरगद का पेड़ भी था। मगरिब के वक्त वो अपने बच्चों को उस दरख्त के करीब नहीं जाने देती थी। सब लोगों का कहना था कि वहां पर एक नेक जिन रहता है। मुझे भी एक बार अम्मी ने मना किया था, लेकिन आज मैं भूल गई थी क्योंकि दिल बहुत भारी हो रहा था। मैं रोती हुई उस दरख्त के पास जाकर खड़ी हो गई। या अल्लाह, मैं मोटी हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और अगर मैं बदसूरत या काली हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार नहीं थी, बल्कि हर बार मुझे इसी तरह से ही जलील किया जाता था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मेरा दुपट्टा मेरे सर से उड़ गया और मेरे बाल हवा में उड़ने लगे। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे दूर कहीं से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाना गा रहा था। मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था। आखिर इतनी खूबसूरत आवाज किसकी हो सकती है? मैंने बेइख्तियार अपने आप से सवाल किया। मैं आगे बढ़ने ही लगी थी कि मेरा पांव किसी चीज के साथ जाकर टकराया। इससे पहले कि मैं जमीन पर गिरती, किसी के मेहरबान हाथों ने मुझे थाम लिया था। वह मेहरबान शख्स मुझे नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हाथों के लम्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकती थी। मेरी रही सही हिम्मत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूं, बल्कि मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। देखा कि हवेली के दूसरे हिस्से में एक नौजवान खड़ा था। उसके सामने बड़ा सा पियानो रखा हुआ था। वह पियानो बजा रहा था और उसके साथ साथ अपनी खूबसूरत आवाज में गाना गा रहा था। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो इस मामले को न समझ पाती। दूसरी तरफ मुझे यह भी एहसास हो गया था कि मैं बरगद के पेड़ के करीब खड़ी हूं। मैं डर के मारे भागती हुई अंदर चली गई। मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर मेरी कजन मेरा मजाक बनाने लगी। क्या हुआ है? इतनी डरी हुई क्यों हो? लगता है कि शीशा देख लिया है। मैंने उसे कहा कि मुझे लगता है कि बाहर मैंने जिन देखा है। फिक्र मत करो, जिन तुम जैसी बदसूरत लड़कियों पर आशिक नहीं होते हैं। मुझे तो लगता है कि वह तुम्हें देखकर डर कर भाग गया होगा। उस वक्त भी मेरी कजन ने मेरा मजाक बनाया था। मैं चुप हो गई थी और फिर से अपनी माँ के करीब जाकर बैठ गई थी, लेकिन अम्मा भी मुझे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने मुझे पास से उठा दिया था और मेरी छोटी बहन को अपने पास बुला लिया था। मैं अपनी बहन से बड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद अम्मी मेरे बजाय मेरी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, मेरे लिए कभी भी किसी अच्छे घर से रिश्ता नहीं आएगा। रात के वक्त जब हम लोग फूफो के घर से बाहर निकल रहे थे, तो मेरी आंखें बेइख्तियार उठी थीं। न तो वहां पर पियानो था और न ही कोई लड़का था। मैं फिर से डिस्टर्ब हो गई, लेकिन यह सोचकर खुद को तसल्ली दे दी कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि अगर वहां पर वाकई में जिन्न होता तो वह मुझ पर काबिज हो जाता। मैं जाकर गाड़ी में बैठ गई। अचानक ही मेरी नजर गाड़ी के साइड वाले शीशे पर पड़ी। वहां पर मुझे नौजवान खड़ा नजर आ रहा था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन गाड़ी के शीशे में वह अभी भी मुझे दिखाई दे रहा था।
मेरा दिल रुकने लगा था और मेरी सांसों की रफ्तार भी धीमी होने लगी थी। मैंने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ना चाहा तो अम्मा ने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया। क्या मसला है तुझे? क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रही है? अम्मा न जाने क्यों इतना गुस्सा हो गई थी। बाद में मुझे पता चला कि दावत में सब लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, जिसकी वजह से अम्मा को मुझ पर गुस्सा आ रहा था। वह मुझे डांट रही थी कि मुझे तुझे अपने साथ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तेरी बात मान ली। मैं फिर खामोश हो गई। घर जाने के बाद मैं तेज तेज चलती हुई अपने कमरे में चली गई। शीशे में मैं अपना अक्स देखने लगी। मैं बहुत मोटी हो गई थी, रंग भी बहुत खराब हो गया था। पहले मैं सिर्फ काली होती थी, लेकिन जब से मैं मोटी हुई सब मुझे अजीबोगरीब नामों से पुकारने लगे। उनके नाम किसी खंजर की तरह मुझे अपने दिल पर चुभते हुए महसूस होते थे। मैं वहां पर खड़ी रो रही थी जब किसी ने मेरे कानों में सरगोशी की। वह खूबसूरत मर्दाना आवाज थी जो मुझे कह रही थी कि मेरी आंखों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जिसने सिर्फ एक ही झलक में मुझे अपना दीवाना कर दिया है। मैंने जल्दी से अपना चेहरा उठाया, चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। मैंने देखा कि मेरे बेड पर गुलाब के फूलों का गजरा पड़ा हुआ था और उनकी खुशबू हर तरफ फैल गई थी। वह बहुत ही प्यारी खुशबू थी। मैं जब बेड के करीब गई तो वहां पर गुलाब की पत्तियों से ही किसी ने प्यारी लड़की लिखा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और कौन है जो ये सब कर रहा है? मैंने बेइख्तियार अपने आप से सवाल किया। उसी वक्त ही कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला था। मेरी बहन कमरे के अंदर दाखिल हुई। मैंने डर के मारे बेड पर देखा, कहीं ऐसा ना हो कि वह गजरे देख ले, लेकिन वह गजरा वहां से गायब हो गया था और न ही वहां पर फूलों की पत्तियां मौजूद थीं। हवा से खुशबू भी गायब हो चुकी थी। मैं फिर से डर गई थी। जल्दी से साइड पर हो, मुझे सोना है, मेरी बहन ने जम्हाई रोकते हुए कहा तो मैं फौरन से साइड पर हो गई थी। वह बेड पर लेट गई और फिर मुझे नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहने लगी, कभी कभार मुझे तुम पर बहुत ज्यादा तरस आता है। जिस तरह की तुम्हारी हालत है और जितनी बदसूरत तुम हो, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी तुमने कुंवारा ही रह जाना है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो वह नफरत से कहने लगी कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी फिक्र करने का। मुझे सिर्फ अपनी फिक्र हो रही है क्योंकि अब्बा ने साफ अल्फाज में कहा है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक वह मेरी शादी नहीं करेंगे। तो ये वजह थी कि मेरी बहन इतने गुस्से में थी। मैंने उसे कहा कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं बनूंगी। पहले तुम्हारे लिए किसी अच्छे घर से रिश्ता आए, फिर उसके बाद मैं खुद तुम्हारा रिश्ता उस लड़के के साथ करूंगी। वह नफरत से अपना सर झटकते हुए करवट बदल कर लेट गई थी। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मुझे चाय की तलब हो रही थी। अपने लिए चाय बनाने के लिए मैं किचन में आ गई। मेरा ध्यान बार बार भटक कर फूफो के घर में नजर आने वाले उस नौजवान की तरफ जा रहा था। उसे मैंने सिर्फ फूफो के घर पर नहीं देखा था, बल्कि बाहर रास्ते में भी गाड़ी के शीशे में देखा था, और फिर उसके बाद अपने कमरे में भी उसकी मौजूदगी का एहसास मालूम हुआ था। आखिर ये सब कुछ क्या था? मैंने चाय का सामान निकाला था, लेकिन जब मैं पानी में पत्ती डालने लगी तो मैंने देखा वहां से पत्ती गायब थी। मैं हैरान रह गई। दोबारा से दराज खोला तो देखा कि पत्ती वहां पर पड़ी हुई थी। मैं जब चीनी डालने लगी तो चीनी गायब हो गई। वह बाहर लांच में मेज पर पड़ी हुई थी। ये जो कोई भी कर रहा था, जानबूझकर कर रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और बेबसी का एहसास भी हो रहा था, मगर मैं यूं जाहिर कर रही थी जैसे मुझे किसी चीज का कुछ पता ही नहीं है। दिल में कहीं ना कहीं डर भी छुपा हुआ था। मुझे जिन्नात से डर तो लगता था, लेकिन मैं उनसे बहुत ज्यादा खौफजदा नहीं होती थी। मैंने उनका जिक्र कुरान में पढ़ा हुआ था और मुझे पता था कि जिन्नात इस दुनिया में मौजूद हैं और वे हमारे साथ ही रहते हैं, और जब तक उन्हें हमसे कोई मतलब ना हो तब तक वे हमारी जिंदगी में नहीं आते हैं। और अब जब मेरी जिंदगी में इस तरह के वाकयात हो रहे थे तो मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर उसको मुझसे क्या मतलब होगा, आखिर वह क्यों मेरी जिंदगी में आया होगा। मैंने तो यह भी सुना था कि जिन्नात सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पर आशिक होते हैं। मैं तो खूबसूरत भी नहीं थी, मैं तो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की थी, जिसको देखकर लोग नफरत से अपना चेहरा फेर लेते थे। मेरे चेहरे पर इतने दाने मौजूद थे कि लोग ज्यादा देर तक मेरे चेहरे की तरफ देख भी नहीं सकते थे। वह निगाहें फेर लेते थे या फिर बहाना करके साइड पर हो जाते थे। यहां तक कि मेरी माँ भी मुझसे इसी वजह से ही नफरत करती थी। चाय बनाने के बाद मैं चाय का कप लेकर छत पर आ गई।
आज चांद की 14वीं रात थी। अम्मा ने कभी भी मुझे रात के वक्त छत पर जाने से नहीं रोका था। मैं अम्मा की बातें याद करके फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी और चाय का एक घूंट ही लिया था कि मुझे फिर से किसी की एक गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी थी। वह बहुत ही खूबसूरत मर्दाना आवाज थी। कोई गाना गा रहा था, मोहब्बत भरा गाना। मैं अपनी जगह पर ही खड़ी रही। मैंने पलट कर नहीं देखा था। चाय पीने के बाद मैं नीचे आ गई थी। अपने कमरे में भी मुझे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती रही थी, मगर मैंने इग्नोर किया था। अगले दिन मैं अपनी दोस्त के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए गई। अचानक ही मेरी दोस्त के हाथ में शदीद दर्द होने लगा। वह अपना मटका वहीं पर ही छोड़कर घर वापस चली गई। अब मुझे 2 मटके उठाकर घर जाना था। यह सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। दोनों मटके पानी से भरने के बाद जब मैं अपनी दोस्त का मटका उठाने लगी तो किसी ने उस मटके पर हाथ रखा और वह उठा लिया। जब मैंने निगाहें उठाईं तो वहां पर एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़ा था। वहां किसी राजकुमार की तरह मालूम हो रहा था। जिस तरह का उसने लिबास पहन रखा था और जिस तरह का उसका शाहाना अंदाज था, वह हमारे गांव का नहीं लगता था। वह तो किसी और ही दुनिया का बाशिंदा मालूम होता था। उसने अपना नाम शाहजेब बताया था। मैं आपकी मदद कर देता हूं, उसने नरम लहजे में कहा। मैं उसको इनकार करना चाहती थी, लेकिन अल्फाज मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे और मेरी जबान तालू के साथ जाकर चिपक गई थी। फिर मैंने हिम्मत की। मैंने उसे कहा कि अगर गांव के किसी फर्द ने देख लिया तो तमाशा हो जाएगा। आप टेंशन न लें, कोई भी नहीं देख पाएगा। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे जानते ही नहीं हैं और न ही मैं आपको जानती हूं, तो जानने में कितना ही टाइम लगता है, उसने अपनी मखसूस भारी आवाज में कहा और अपने हाथों में मटका उठा लिया, जबकि मैंने मटका अपने सर पर उठाया हुआ था। मैं उसके साथ आहिस्ता से चलती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी थी। दिल ही दिल में मैं उसको दुआएं भी दे रही थी, क्योंकि मेरे लिए दोनों मटके उठाना बहुत मुश्किल हो जाता। वह मुझे जिस रास्ते से लेकर जा रहा था वह मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। हालांकि मुझे इस गांव में रहते हुए तकरीबन 22 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने इस रास्ते के बारे में नहीं सुना था। इस रास्ते में बहुत से खूबसूरत फूलों के भी पौधे 22 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने इस रास्ते के बारे में नहीं सुना था। इस रास्ते में बहुत से खूबसूरत फूलों के भी पौधे थे। गुलाब की ढेर सारी क्यारियां लगी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूं। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और एक गुलाब की क्यारी के करीब जाकर खड़ी हो गई। मैंने 2 गुलाब तोड़े। उसने बेख्तियार एक गुलाब मेरे हाथ से लिया और उसे मेरे बालों में लगा दिया। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसने यह हरकत की है। तुम बहुत प्यारी हो, उसने सादा से लहजे में कहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट भी फैली हुई थी। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक बना रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और तुम दिल की भी बहुत अच्छी हो, उसने फिर से यह बात कही थी। मैंने उसे कहा कि मेरा मजाक न बनाओ, मुझे तुम्हारी बातें तकलीफ दे रही हैं। वह रास्ते में ही रुक गया और जज्बात से चूर लहजे में बोला, हम सच बोलते हैं, हम इंसानों की तरह झूठ नहीं बोलते। उसकी बात सुनकर मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दी थी। मैंने उसे कहा, तुम तो इस तरह की बातें कर रहे हो जैसे तुम खुद इंसान नहीं बल्कि कोई जिन हो। यह भी तो हो सकता है कि मैं कोई जिन हूं। मैंने उसे कहा कि जिन इतने खूबसूरत नहीं होते हैं। मुझे अपनी बात का एहसास बाद में हुआ था। मैं बेइख्तियार पछताई। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। हम लोग मेरी दोस्त के घर के दरवाजे के सामने पहुंच गए थे। उसने मटका दरवाजे के सामने रख दिया और खुद वहां से चला गया। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर उसने मुझे मौका ही न दिया। तकरीबन थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने उसे देखने के लिए अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी तो वहां पर कोई भी नहीं था। वह वहां से गायब हो चुका था। मैं हैरान रह गई कि वह इतनी जल्दी कैसे चला गया। मैं जिस रास्ते से आई थी अब वहां पर उस रास्ते का कोई नामो निशान ही नहीं था। मेरा दिल घबराने लगा था। उसी वक्त ही मेरी दोस्त के घर का दरवाजा खुला। मेरी दोस्त ने मेरा शुक्रिया अदा किया और उसके साथ साथ वह हैरान भी हो रही थी कि मैंने 2 बड़े बड़े भारी मटके कैसे उठा लिए, मगर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और न ही मैंने उसे इस लड़के के बारे में कुछ बताया था। फिर मैं अपने घर की तरफ लौट कर आ गई थी। आज भी मेरे घर पर मेरी छोटी बहन को देखने के लिए रिश्ते वाले आए थे। मेरी बहन बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह आसमान से उतरी हुई कोई परी मालूम हो रही थी। उसकी सफेद रंगत और फिर उसके खूबसूरत नैन नक्श वह बहुत दिलकश थी। वह अम्मा पर गई थी जबकि मेरी काली रंगत मेरे अब्बा पर गई थी। दाने तो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा निकलते थे,
लेकिन अब उन दानों से मेरे चेहरे पर निशानात भी बन गए थे, जिससे मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया था। मैं मेहमानों से मिले बगैर ही कमरे में चली गई। इसकी वजह यह थी कि अम्मा मुझे मेहमानों के सामने आने की इजाजत ही नहीं देती थी। मैं अपने कमरे में बैठी उसी नौजवान के बारे में सोच रही थी जिसने आज मेरी तारीफ की थी और उसने मुझे खूबसूरत लड़की कहा था। तारीफ तो सबको ही अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने आज से पहले अपनी सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही सुनी थी। वक्त का काम है गुजरना, वक्त तेजी से गुजरता चला गया। वह नौजवान मुझे काफी दिनों तक नजर नहीं आया था और मेरा जहन बार बार भटक कर उसी की तरफ ही जा रहा था। मैं हर वक्त उसी के बारे में ही सोचती रहती थी। मैं खुद हैरान थी कि मैंने सिर्फ उस इंसान से एक मुलाकात की थी और उसी एक मुलाकात में ही वह मेरे जहन पर सवार हो गया था। उस दिन फिर से वह कुएं पर आ गया। उस दिन भी मैं अकेली थी। अचानक ही किसी ने मेरे चेहरे पर पानी के हल्के हल्के कतरे फेंके तो मैंने बेख्तियार अपनी गर्दन उठाई। वह मेरे साथ ही खड़ा था और हल्का सा मेरे चेहरे की तरफ झुका हुआ था। मैं उसे देखकर लम्हे के लिए घबरा गई। मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई। इससे पहले कि मैं कुएं में जाकर गिर जाती, उसने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ा और एक झटके से मुझे अपनी जानिब खींचा। मैं उसके सीने से जाकर लगी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी धड़कनों की आवाज भी मुझे बखूबी सुनाई दे रही थी। मेरे गाल भी शर्म के मारे तपने लगे थे। आज से पहले मैं कभी भी किसी मर्द के इतने करीब नहीं गई थी। उसका एक हाथ मेरी कमर पर भी था। मैं उसकी गिरफ्त में हल्का सा कुसुमसाई और खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश की। थोड़ी ही देर के बाद उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। तुम ठीक तो हो? उसने नरम लहजे में मुझसे सवाल किया तो मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी जान बचा ली थी। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैंने उससे पूछा तो वह मुझे कहने लगा कि तुम्हारा दीदार करने के लिए आया था। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और नजर ही नहीं आता है। उसके लहजे में सच्चाई थी, मगर मुझे उस पर यकीन नहीं था। मुझे लग रहा था कि वह मेरे साथ ड्रामा कर रहा है या फिर कोई तमाशा लगा रहा है। मैंने उसके बातों के जवाबों में सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। वह चेहरे से परेशान नजर आने लगा था। मैं किस तरह से तुम्हें यकीन दिलाऊं? मैं सच कह रहा हूं, तुम वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत आदमजादी मैंने इन 500 सालों में नहीं देखी है। अब की बार मैं भी घबरा गई थी क्योंकि उसकी बातें बहुत अजीब थीं। पहले वह मुझे इंसान कहकर पुकार रहा था और अब उसने 500 सालों की बात की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे हैरत से सवाल किया, मगर उसने बात टाल दी। मैंने उसे कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी हसीन लड़की मिल सकती है। तो वह कहने लगा कि मुझे किसी और हसीन लड़की की तलाश नहीं है और न ही किसी औरत की तलब है। मुझे सिर्फ तुम्हारी तलब है। मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता हूं, तुमसे निकाह करना चाहता हूं और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मैं चुप हो गई थी। पहली बार किसी मर्द ने अपनी पसंदगी और मोहब्बत का इजहार किया था। अगर तो वह मेरी तरह ही कोई मामूली सा मर्द होता तो मैं शायद यकीन कर लेती, लेकिन सामने तो एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मैंने उसे कहा कि मैं फिलहाल तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती हूँ। वह मुझे कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हें यकीन करने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने उससे बेख्तियार निगाहें चढ़ाई थी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम पर यकीन भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे घर वालों की तरफ से इजाजत नहीं है। तो वह मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करूंगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम बस थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजारा करो, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी लगती है। अपने चारों तरफ मुझे तितलियां उड़ती हुई महसूस होती हैं। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता अपनी गर्दन पीछे की तरफ गिराकर हंसने लगी। मैंने उससे मजाक में कहा, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तो वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए मखसूस अंदाज में बोला था, मैडम साहिबा, यह नाचीज आपके साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस आपसे अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं तो बस आपको यह बताना चाहता हूं कि आप मुझे कितनी अच्छी लगती हैं। जब आप मेरे साथ होती हैं तब हमें अपनी जात को भी भूल जाता है। अब की बार मैं भी अपनी निगाहें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। वह शख्स मेरी बेतहाशा तारीफें कर रहा था। वह मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिला रहा था। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी और फिर एक दिन मैंने उसकी सारी बातों पर यकीन कर लिया था। वह मुझे वापसी पर उसी रास्ते से ही लेकर गया था जहां पर ढेर सारे गुलाब के फूल खिले हुए थे।
मैंने उससे पूछा कि कुछ दिन पहले मैंने इस रास्ते को तलाश किया था मगर यह मुझे नजर नहीं आया, तो वह कहने लगा कि यह सिर्फ मुझे नजर आ सकता है। इस रास्ते को इंसान की आंख से देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर से मेरा दिल जोर से धड़का था, लेकिन मेरे जहन में जितने भी सवालात थे उन्हें मैंने अपने दिल में दबा लिया था। उसके साथ इतना अच्छा वक्त गुजर रहा था, मैं फौजुल के सवालात पूछकर उसका दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी। हम लोग उसी बाग में बैठ गए थे। उसने दरख्त के साथ टेक लगाई हुई थी, जबकि मैं उसके सामने उसके पांव वाली साइड पर बैठी हुई थी। अचानक ही वह अपने पांव पीछे की तरफ हटाते हुए मुझे अपने करीब आने का इशारा करने लगा। मैं बुरी तरह से भौंकला गई, न जाने वह क्या करना चाह रहा है। फिर उसने सफाई पेश की कि तुम मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे बराबर में आकर बैठो। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, मेरे पांव में नहीं। यह सुनकर मैं दिलफरेब अंदाज में मुस्कुरा दी थी। जितनी इज्जत वह मुझे दे रहा था और जितनी मोहब्बत वह मुझसे जता रहा था, उतनी तो कभी मेरे घर वालों ने नहीं जताई थी। मैं उठकर उसके बराबर में जाकर बैठ गई और फिर वह अपनी मखसूस खूबसूरत आवाज में गुनगुनाने लगा। वह आवाज सुनकर मुझे उस नौजवान की आवाज याद आ गई थी जो मैंने अपनी फूफो जान के घर पर देखा था, मगर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि यह मेरा वहम हो सकता है। उसने अपनी खूबसूरत आवाज में मेरे लिए एक मोहब्बत भरा गाना गाया था। गाने में भी वह मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था और मेरी खूबसूरती की तारीफें कर रहा था। हम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे उसी बाग में गुजारे थे। मैंने यह फैसला किया था कि मैं आज के बाद उसके साथ इसी बाग में आया करूंगी। जब मैं घर वापस आई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि घड़ी में 4 बज रहे थे, जबकि मैं घर से कुएं पर गई तो 3:30 बजे का वक्त था। मैंने वहां पर सिर्फ 10 मिनट ही गुजारे थे और फिर 20 मिनट का रास्ता तय करके मैं 4 बजे घर पहुंच गई थी। बाग में जो 2 घंटे गुजारे उनका क्या? मैंने बेख्तियार अपने आप से सवाल किया था। हो सकता है कि मैंने वक्त गलत देखा हो। फिर यह कहकर मैंने अपने आप को तसल्ली दे दी, लेकिन बाद में अम्मा जान से पूछा तो अम्मा ने भी यही बताया था कि तुम 3:30 बजे घर से गई थी और आज जल्दी वापस आ गई हो। यह सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। मैं उस नौजवान से पूछना चाहती थी, मगर वह वहां से वापस जा चुका था। रात का वक्त था, सब लोग अपने अपने कमरों में लेटे हुए थे। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं सहन में टहल रही थी जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल बेख्तियार धड़का था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसी नौजवान का ही ख्याल आया था। अपने आप पर काबू पाते हुए मैं मजबूत कदम उठाते हुए दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। जब दरवाजा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था। उसके लबों पर मखसूस मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने खौफजदा नजरों से अपने पीछे पलट कर देखा। घर खामोशी में डूबा हुआ था, सब लोग सो गए थे। मैंने उसे कहा कि अगर घर वाले जाग गए तो मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। वह मुझे कहने लगा कि फिक्र मत करो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तुम्हारे घर का कोई भी फर्द नहीं जाग सकता। मैंने उससे मजाक में पूछा, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे तुम्हारे पास जादू हो। तो वह कहने लगा, मेरे पास जादू ही है और बहुत जल्द मैं तुम्हें यह जादू दिखाऊंगा। अभी फिलहाल चलो, हमें देर हो रही है, वरना हम लोग वह मंजर नहीं देख पाएंगे। उसने बेइख्तियार मेरा हाथ पकड़ा। मैं उसके साथ खींचती चली गई। वह तेज तेज कदम उठाता हुआ मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। हम लोग उस गांव के एक बहुत बड़े मैदान में जाकर खड़े हो गए थे। पूरा आसमान उस वक्त तारों से भरा हुआ था। अचानक ही आसमान पर नीले रंग की बहुत सारी रोशनियां जाहिर होने लगी। ऐसा खूबसूरत मंजर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने हैरत से उस झिंजादे की तरफ सवालिया अंदाज से देखा तो वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे इसी मंजर की ही बात कर रहा था। मैं तुम्हें यही मंजर दिखाना चाहता था। मैं जज्बात से चूर अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम्हारी हमराही में सब कुछ बहुत हसीन लगता है, प्यारी लड़की। उसने प्यार से मेरे गाल खींचे थे। मैंने अपनी पलकें झुका ली थी। आज मैंने अपने आप से इस बात का एतराफ कर लिया था कि मैं इस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी। इस वजह से नहीं कि वह बेहद हसीन था, बल्कि इस वजह से कि वह मेरी बहुत इज्जत करता था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। वह मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाता था। मैं जैसा इंसान अपनी जिंदगी में चाहती थी वैसा इंसान मुझे मिल गया था। मैं फिर उसके साथ वही मैदान में ही बैठ गई थी। वह जमीन पर लेट गया था। उसने अपना सर मेरी गोद में रखा हुआ था। पहले तो मैं हिचकिचा गई और फिर मैं उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी।
उसने मुझे बताया कि कभी कभार उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने उससे वजह पूछी तो वह कहने लगा कि उसे मुझसे दूर हो जाने पर डर लगता है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे वादा लेते हुए बोला, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी? मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी और न ही तुम्हें कभी छोड़ सकती हूं। अगर तुम्हें मेरी हकीकत का पता चल जाए तब भी तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए मुझसे सवाल किया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी हकीकत क्या है? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वह उल्टा मुझसे सवाल करने लगा और मुझे कहने लगा, पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें जिन्नात से डर लगता है? मैंने इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि मैं अपने रब के अलावा किसी से भी नहीं डरती। मैंने उसे यह भी बताया था कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी फूफो जान के घर में भी एक अजनबी नौजवान देखा था जो यकीनन जिन्न था। यह कहकर मैं हंसने लगी, मगर वह नहीं हंसा था। उसके चेहरे पर वैसे ही संजीदगी फैली हुई थी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम वाकई उस नौजवान से नहीं डरी? मैंने फिर से इनकार किया। उसने मुझे बताया कि मैं वही नौजवान हूं। अब की बार मेरे लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैं तो उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देख पा रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं मुस्कान। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि मैं ही वह नौजवान था। उसने मुझे बताया कि मेरी फूफो के घर में जो बरगद का पेड़ लगा हुआ था वह वहां पर पिछले काफी सालों से रह रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी आदमजादियां देखी थी और मुझे एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत भी हो गई थी। मैं उसको अपनी जान से ज्यादा चाहता था, मगर उस लड़की ने मेरे जिन्न होने का फायदा उठाया। उसने मुझसे बहुत सारी दौलत ली। मैं उसके सारी ख्वाहिशें पूरी की थी, लेकिन उस खूबसूरत आदमजदी ने मुझे धोखा दिया। उस दिन से मेरा खूबसूरत लड़कियों पर से भरोसा उठ गया था। उस रात जब मैंने तुम्हें वहां पर रोते हुए देखा तो मैं तुम्हारी भीगी हुई आंखों और तुम्हारी आवाज सुन के मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी किसी ने सताया होगा और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और अब मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। मुझसे वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। झंझादे की बातें सुनकर मैं बुरी तरह से सहम गई थी। मैं वहां से उठकर भाग जाना चाहती थी, मगर मेरे कदम जमीन पर ही जमे हुए थे। वह भी उठा। उसने अपने हाथ मजबूती से मेरे कंधे पर जमाए और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, तुमसे वादा करता हूं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हें अपने सीने के साथ लगाकर रखूंगा। तुम्हें बेतहाशा मोहब्बत दूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा कि तुम जिंदगी की सारी तलखियां भूल जाओगी। मैंने अपना हाथ मजबूती से अपने लबों पर जमा लिया था। मैं अपनी सिसकियां दबाने की कोशिश करने लगी थी। तो क्या मैं झंझादे से मोहब्बत कर रही थी? क्या मैं और झंझादा कभी एक हो सकते थे? उसने मेरा जहन पढ़ लिया और मेरा हाथ मजबूती से अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा बनकर दिखाऊंगा। तुम मुझसे बस एक वादा करो कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगी। यह कहकर उसने बेख्तियार मुझे अपने सीने से लगा लिया था। मैंने भी अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट लिए थे, लेकिन कुछ याद आने पर मैं जल्दी से उससे दूर हुई। अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई मजबूत रिश्ता नहीं था। वह मेरा शौहर नहीं था जो मैं उसके साथ इस तरह से गले मिल रही थी। मेरे जहन की कैफियत को समझते हुए वह भी मुझसे दो कदम दूर हुआ। दूर जाकर खड़ा हो गया था। उसने बेइख्तियार अपने बालों में हाथ फेरा था। काफी देर तक मैं खामोशी से खड़ी रही थी और फिर मुझे सब्र आ गया था। अब मैं उसके साथ उस मैदान में टहल कर रही थी। मैंने उससे फिर पूछा, तुम्हारे पास तो बेतहाशा ताकतें होंगी, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। वह मुझे कहने लगा, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने उससे शरारती अंदाज में कहा, फिर जाओ और उस पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़े हो जाओ। मेरे बाकी के अल्फाज मुंह में ही थे। वह वहां से गायब हो गया। मैंने जब उस पहाड़ की चोटी पर देखा तो वह वहीं पर खड़ा हाथ ही ला रहा था। मैंने बेख्तियार खौफ से थूक निकला और फिर चंद ही सेकंड में वह फिर से मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। अब तो तुम्हें यकीन आ ही गया होगा, उसने मेरी आंखों के सामने छुटकी बजाते हुए कहा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। मैंने उसे कह दिया था कि हाँ, मुझे तुम पर यकीन आ गया है। बिलाशुबह वह जिन था, मगर वह एक बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसकी नीयत साफ थी। उसने मुझे अपने जादू से मेरे कमरे में पहुंचा दिया था। मैंने जाए नमाज बिछाई। मैंने उस दिन अपने रब से शिद्दत के साथ दुआ मांगी थी कि ऐ मेरे अल्लाह, इस जिन को मेरा बना दे, इसको मेरे नसीब में लिख दे, इसे मेरा शौहर बना दे। हम दोनों के दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ता कायम कर दे। हम लोगों को कभी भी एक दूसरे से जुदा मत करना।
जितनी मोहब्बत इस जिन ने मुझे दी है, उतनी मोहब्बत मुझे कभी भी कोई इंसान नहीं दे सकता, और न ही मुझे किसी और इंसान की मोहब्बत की तलब है। मैं जोर और शोर के साथ दुआएं मांग रही थी। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वह मेरे पहलू में ही बैठा हुआ था। उसने भी जाए नमाज बिछाई हुई थी, उसने भी दुआ में हाथ उठाए हुए थे। न जाने वह कब वहां पर आया, मुझे एहसास न हो सका, लेकिन उसे अपने करीब बैठा नमाज पढ़ता हुआ देखकर मैं बेतहाशा खुश हुई थी। वह एक नेक जिन्न था, नमाज की पाबंदी करता था और कुरान की तिलावत भी करता था। उसने मुझे बताया था कि उसने अपने आप को मुझसे मोहब्बत करने पर रोकने की बेतहाशा कोशिश की थी, मगर वह खुद को रोक नहीं पाया था और आखिरकार वह मेरे इश्क में गिरफ्तार हो गया था। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई थी। अब मुझे डर नहीं लगता था। जब मुझे यह यकीन हो गया कि वह मेरे साथ है, तो खौफ जैसे खुद ही पीछे हट गया। मैं अकेली कहीं भी नहीं जाती थी। बाजार, छत, बावर्ची खाना, हत्ता कि वह तंग गली जहां से गुजरते हुए लोग नजरें घुमा लेते थे, वह हर जगह मेरे साथ होता था। नजर नहीं आता था, मगर मौजूदगी इतनी वाजे होती कि मैं कभी कभी दिल ही दिल में मुस्कुरा देती थी। मैं जानती थी मैं जहां कदम रखूंगी वह वहीं होगा। जब मैं घर के काम करती और मेरे हाथ थक जाते तो अचानक बोझ हल्का हो जाता। मैं समझ जाती ये उसकी मदद है। पानी की बाल्टी हो या आटा गूंथना या रात गए बर्तन समेटना, मेरे हाथ अकेले नहीं रहते थे। वह कुछ कहता नहीं था, बस मेरे अंदर एक हौसला डाल देता था, जैसे कह रहा हो, मैं हूं, आहिस्ता करो, खुद पर जोर मत डालो। और मैं वाकई आहिस्ता हो जाती थी। जब मैं बाहर निकलती, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुझे अपने वजूद का एहसास ज्यादा होता, अपनी मोटाई, अपनी रंगत, तो वह मेरे साथ साथ चलता। लोगों की नजरें जब मुझे तौलती थीं, तो मेरे दिल में उसकी आवाज गूंजती, इनकी आंखें अंधी हैं, तुम खुद को मत छुपाओ। मैंने पहली बार सीधा चलना सीखा, नजरें नीचे किए बगैर। मैंने महसूस किया कि वह मुझे सिर्फ बचाता नहीं था, वह मुझे समझाता भी था। जब मैं किसी बात पर टूटने लगती, खुद को बुरा कहने लगती, तो वह फौरन अंदर ही अंदर रोक देता। अपने खिलाफ जबान इस्तेमाल मत करो, वह कहता। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजीब बात थी, दुनिया की सख्त बातें मैं सह लेती थी, मगर उसकी यह नरमी, वह मुझे रुला देती थी। वह मेरे साथ रातों को जागता। जब मैं छत पर लेटकर आसमान देखती, वह मेरे पास होता। हवा जरा ठंडी पड़ती तो मैं जान जाती, वह अपने हिस्से की हिद्दत मेरे इर्द गिर्द बिखेर रहा है। वह सितारों की बात करता, जमीन की बात करता और कभी कभी बस खामोशी बांटता। उसकी खामोशी भी बोझ नहीं थी, वह हिफाजत जैसी थी। जब मैं कोई काम शुरू करती, कोई लिखना, कोई सीखना, कोई छोटा सा ख्वाब, वह उसमें मदद करता। ख्याल साफ हो जाते, उलझन कम हो जाती। मैंने कई बार दिल ही दिल में कहा, तुम हो ना, और फौरन दिल में जवाब आता, हमेशा। इस एक लफ्ज ने मुझे अंदर से जोड़ा रखा। वह मुझे तोहफे भी देता था, मगर वह दुनिया के नहीं होते थे। कभी एक ऐसा ख्वाब जिसमें मैं खुद को खूबसूरत महसूस करती, कभी ऐसी खुशबू जो सिर्फ मेरे लिए होती, कभी कोई लम्हा जिसमें मैं अपने जिस्म से नफरत नहीं करती थी। उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से सुलह करवाई। सबसे अजीब बात यह थी कि उसने मुझे कभी काबू में नहीं करना चाहा। वह पीछे पीछे नहीं चलता था, वह बराबर चलता था। वह यह नहीं कहता था कि सिर्फ मेरी हो, वह कहता था खुद की हो, मैं साथ हूं। यही बात उसके प्यार को खतरनाक नहीं, महफूज बनाती थी। रातें सबसे ज्यादा रोमांवी होती थीं। जब मैं छत पर लेटती, वह मेरे करीब आ जाता, इतना करीब कि हवा भी हमारे दरमियान से एहतियात से गुजरती। वह सितारों के नाम बताता और कहता, ये जो सब चमकते हैं ना, ये तुम्हारी आंखों जैसे हैं, बस फर्क यह है कि तुम्हारी रोशनी मुझे देखती है। मैं आंखें बंद कर लेती, दिल जोर जोर से धड़कता और पहली बार किसी तारीफ पर शर्मिंदा नहीं होती थी। वह मेरे लिए छोटे छोटे रोमानवी लम्हे बनाता। कभी मेरे लिए एक साड़ी ले आता जिसमें मैं खुद को खूबसूरत महसूस करती। कभी कहता, अगर इंसान देख पाते कि मैं क्या देखता हूं तो वह तुम्हें छुपने न देते। उसके लफ्जों में दावा नहीं था, यकीन था, और यकीन सबसे ज्यादा दिलकश होता है। जब मैं थक जाती, वह मुझे आराम करने पर मजबूर करता। तुम मजबूत हो, मगर मजबूत लोग भी रुक सकते हैं, वह कहता। मैं लेट जाती और यूं महसूस होता जैसे किसी ने दिल पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। उसकी मोहब्बत में कोई कब्जा नहीं था, मगर एक हक था,
खामोश, नरम, तस्लीम शुदा। वह शाम बहुत परसकून थी। मैं कमरे में फर्श पर बैठी थी, बाल खुले हुए थे और मैं उन्हें संवारने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। दिन भर की थकान बालों में उलझ कर रह गई थी, जैसे दिल की उलझने। तब मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हुई, खामोश, मानूस, बिल्कुल मेरे करीब। उसने कुछ नहीं कहा, बस दिल में एक आहिस्ता सा एहसास उतरा कि मैं हूं, बैठे रहो। अचानक मेरे बाल खुद अब खुद हल्के से सिमटने लगे, जैसे किसी ने नरमी से उन्हें हाथों में ले लिया हो। मैं चौंकी नहीं, क्योंकि मुझे पता था वही है। उसने बहुत एहतियात से मेरे बाल सुलझाने शुरू किए। कोई खिंचाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस सब्र, बस ख्याल। मैंने आंखें बंद कर लीं और दिल की रफ्तार खुद ही आहिस्ता हो गई। वह बाल बनाते हुए धीरे से बोला, तुम्हें पता है, उलझे हुए बाल भी खूबसूरत होते हैं, बस उन्हें वक्त देना पड़ता है। इस जुमले में सिर्फ बालों की बात नहीं थी। मैं समझ गई। मेरी आंखों में नमी आ गई, मगर मैं खामोश रही। उसकी खामोशी भी मेरे लिए काफी थी। उसके लम्स में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह हर लट को ऐसे संभाल रहा था जैसे वह कीमती हो। कभी कोई लट उंगलियों से फिसल जाती तो वह रुक जाता, दोबारा आहिस्ता से शुरू करता। दर्द तो नहीं हो रहा? उसने पूछा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं, अच्छा लग रहा है, उसने दिल में जवाब दिया। मुझे खुशी है। जब उसने छोटी बनानी शुरू की तो मुझे यूं लगा जैसे वह मेरे ख्यालात भी तरतीब दे रहा हो। बिखरी हुई सोचें, दिन भर की तलखी, सब एक एक करके समेटता जा रहा था। तुम खुद को बहुत सख्ती से पकड़ लेती हो, वह बोला। कभी कभी खुद को भी ऐसे ही आहिस्ता संवार लिया करो। छोटी मुकम्मल हुई तो उसने आखिरी गिरह बहुत नरमी से बांधी। फिर एक लम्हे के लिए रुक गया। वह लम्हा बहुत खामोश था, मगर बहुत भरा हुआ। हो गया इन, उसने कहा। अब बेहतर लग रहा है? मैंने आंखें खोली, सर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ, बहुत। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैंने महसूस किया। याद रखना, उसने कहा, तुम्हें संवारने के लिए तुम्हारा खूबसूरत होना शर्त नहीं, तुम हो, यही काफी है। वह मेरे लिए बहुत खास बन गया था। इतना खास कि उसके अलावा मुझे कुछ नजर ही नहीं आता था, और न ही उसके अलावा मुझे किसी और की तलब थी। मुझे बस वह चाहिए था। मेरी दुनिया बस वही रह गया। मैं उठती तो उसी का ख्याल, सोती तो उसी का एहसास। मैं लोगों में होती, मगर दिल कहीं और भटकता रहता। कोई बात सुनती तो उसकी आवाज में बदल जाती, कोई मंजर देखती तो मुझे वह याद आ जाता। ऐसा लगता था जैसे मेरी सांसें भी उसकी इजाजत से चल रही हों। मैं जानती थी कि यह मोहब्बत आम नहीं है, मगर यह भी सच था कि यह मोहब्बत बेतहाशा थी। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती थी। उसके लफ्ज, उसकी खामोशी, उसका ख्याल रखने का अंदाज, सब कुछ मेरे अंदर बस गया था। मुझे उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था, न दुनिया की बातें, न लोगों के सवाल। मुझे बस यह मालूम था कि कोई है जो मुझे अपना मानता है, जो मुझे बगैर बदले कबूल करता है, और शायद इसीलिए मैं उससे इतनी शिद्दत से जुड़ गई थी। फिर अचानक वह चला गया। न कोई इशारा, न कोई आवाज। एक दिन वह था और अगले दिन नहीं था। पहले मैंने खुद को समझाया कि वह आ जाएगा, कि वह मुझे छोड़ नहीं सकता, मगर दिन गुजरते गए और उसकी मौजूदगी वापस न आई। मेरा दिल बेचैन रहने लगा। नींद उड़ गई। खाना बेजायका हो गया। हर कमरा खाली लगने लगा, जैसे किसी ने मेरी दुनिया से रंग खींच लिए हों। और फिर मैं बीमार पड़ गई। मेरा जिस्म जलने लगा। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अम्मी बार बार मेरे माथे पर हाथ रखती, दवाएं बदलती रहती, मगर कुछ फर्क न पड़ता। डॉक्टर कहता, कमजोरी है, ज़हनी दबाव है। मगर मैं जानती थी ये कमजोरी नहीं, ये जुदाई थी। ये उसकी याद थी जो मुझे अंदर से खा रही थी। रातें सबसे मुश्किल होती थी। मैं बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रहती और आंखों से आंसू खुद ही बह जाते। मैं दिल ही दिल में उसे पुकारती, बगैर आवाज के, बगैर शिकायत के। बस एक ही सवाल बार बार उठता, तुम क्यों चले गए? एक रात बुखार बहुत तेज था। मेरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। सांस भारी हो रही थी। अम्मी पास बैठी ऊँग रही थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और मैं नीम बेहोशी में थी। तब मुझे अचानक ठंडक का एहसास हुआ, ऐसी ठंडक जो दवा की नहीं थी। मैंने आंखें खोली तो वह वहीं था, मेरे सर के पास बैठा हुआ, खामोश, फिक्रमंद। उसके हाथों में ठंडे पानी की पट्टियां थीं जो वह नरमी से मेरे माथे पर रख रहा था। उसकी मौजूदगी ने जैसे मेरे जिस्म की आग बुझा दी हो।
मैं कुछ बोल नहीं सकी, बस आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, चुप, कुछ मत कहो, मैं आ गया हूं। वह पूरी रात मेरे पास बैठा रहा, कभी पट्टियां बदलता, कभी मेरे बालों पर हाथ रखता, कभी बस खामोशी से जागता। मैं बुखार में भी उसकी तवज्जो महसूस कर रही थी। वह लम्हा लम्हा मेरे लिए था, जैसे उस रात के सिवा उसके पास और कुछ ना हो। सुबह होने लगी तो मेरा बुखार आहिस्ता आहिस्ता उतर गया, जिस्म हल्का लगने लगा, सांस सीधी हो गई। मैंने आंखें खोली तो वह अब भी वहीं था, थका हुआ मगर मुतमिन। मैंने कमजोर आवाज में कहा, तुम क्यों चले गए थे? मेरे लहजे में शिकवा था, दर्द था, खौफ था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बीमार हो गई थी। वह एक लम्हा खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, मुझे जाना पड़ा था। मैंने फौरन पूछा, कहाँ, क्यों? उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मैं अपने घर वालों को मनाने गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम अधूरी रहो या मेरा साथ सवालों में हो। मैंने आंखों में आंखें डालकर देखा। और मैंने पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। उसने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहा, मैं उन्हें मना चुका हूं, उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत दे दी है। मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया, सांस थम सी गई। ये वह लफ्ज थे जिनकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मगर जिनके बगैर मैं जिंदा भी नहीं रह पा रही थी। मैं रो पड़ी, इस बार खौफ से नहीं, दर्द से नहीं, बल्कि इस यकीन से कि मैं छोड़ दी जाने वाली नहीं हूं। वह मेरे पास बैठा रहा, मुझे रोता देखता रहा, और पहली बार मुझे लगा कि मेरी मोहब्बत बेसिमत नहीं थी। वह रात, वह बुखार, वह जुदाई, सब कुछ पीछे रह गया था, क्योंकि अब वह मेरे सामने था और उसने मुझे चुन लिया था। और फिर वह दिन आ गया, उसने अपना वादा पूरा करके दिखाया। पूरे गांव के लोग हैरत के आलम में खड़े थे। एक मामूली सी काली मोटी लड़की जो अक्सर लोगों की नजरों में अहमियत नहीं रखती थी, अब उनके सामने थी। मेरे लिए वही झिंजादा इंसानी रूप में रिश्ता लेकर आया था। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मैं अंदर से खुशी से झूम उठी थी, दिल धड़क रहा था, खुशी के आंसू मेरी आंखों में जमा हो गए थे। वह झिंजादा जो हमेशा मेरे लिए फिक्रमंद रहता था, जो हर लम्हा मेरा ख्याल रखता था, अब मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था। मेरी जिंदगी के हर छोटे लम्हे की तरह यह लम्हा भी जादू से भरा हुआ था। वह इंसानी रूप में मेरे सामने था। लिबास उसका शानदार था, चेहरा उसका रोशन और आंखों में मोहब्बत की चमक थी। वह हर किसी से आहिस्ता आहिस्ता सलाम करता रहा, मगर सबकी नजरों का मरकज मैं ही थी। मेरे मोहल्ले के लोग जो पहले मुझे बस एक आम लड़की समझते थे, अब हैरत और दिलचस्पी से हमें देख रहे थे। खानदान वाले भी हैरत ज़दा थे, कुछ खुशी के आंसू बहा रहे थे, कुछ हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में दबाकर मंजर देख रहे थे। सबके चेहरों पर सवाल और हैरत की मिली जुली कैफियत थी, मगर मेरे दिल में एक सुकून था, एक खुशी की लहर थी जिसने हर खौफ और हर तन्हाई को धो दिया था। उन लोगों ने बड़े बड़े थाल लाए थे जिनमें खाने पीने की चीजें सजाई गई थीं। रंग बिरंगी रिवायती मिठाइयां, पके हुए पकवान, फूलों के गुलदस्ते, सब कुछ मेरी खुशी में शामिल था। हर थाल में जैसे मोहल्ले वालों ने अपनी खुशी और तज्जुब छुपा रखा था। मैंने देखा कि कुछ लोग एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, ये वाकई एक मौजज़ा है, एक मामूली सी शक्ल की लड़की के लिए ऐसा रिश्ता। मैंने अपनी माँ को देखा, जो आंखों में हैरत और खुशी लिए खड़ी थी। वह हल्की सी हंसी मुस्कुरा रही थी, आंखों में आंसू थे और दिल में सुकून। अम्मी की मोहब्बत जो हमेशा मेरी हिफाजत करती रही, आज मेरे साथ खड़ी थी और मुझे यह एहसास दिला रही थी कि मैं काबिल हूं, मैं अहम हूं और मैं अपने झिंजादे के लिए सब कुछ हूं। वह नौजवान झिंजादा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसने अपनी आंखों में सच्चाई और प्यार के जज्बात रखे और मेरे हाथ थाम लिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने कभी सोचा भी न था कि वह लम्हा आएगा जब वह मेरे लिए अपनी मोहब्बत के साथ, अपनी इज्जत के साथ सबके सामने आएगा। गांव के लोग हम सब की जानिब देख रहे थे, कुछ लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे, कुछ खामोश हैरत में देख रहे थे। मेरी खुशी में सब शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा अहम यह था कि वह झिंजादा जो हमेशा मेरे लिए चुनता रहा, आज मेरे लिए सब कुछ लेकर आया था। अपने खानदान को, हर चीज को छोड़ दिया था और मेरे गांव में आकर बस गया था। मुझे जिस तरह का घर पसंद था, उसने मेरे लिए वैसा ही घर बनाया था।
उसके अभी भी अपने जिन दोस्तों के साथ ताल्लुकात थे। उसके जिन दोस्तों ने उसे बहुत से कीमती तोहफे दिए थे, जिनमें ढेर सारा सोना और कीमती पत्थर भी मौजूद थे। हम लोगों ने दूसरे गांव में एक महलनुमा घर बनाया था। वह घर हमारी खुशियों से और हमारी मोहब्बत से बना था। उस जिनजादे को हासिल करके मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने अपना वादा वफा करके दिखाया था। आज हमारी शादी को 25 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी मोहब्बत कम नहीं हुई। आज भी हम एक दूसरे को वैसे ही चाहते हैं